आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का सिविक्स चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और सिविक्स के कुछ चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर्स हैं, तो उसे भी हम कवर करते हैं। पहला चैप्टर है अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, जिसमें जितने भी एक्ट्स हैं, जितने रूल्स हैं, लॉ हैं, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अगर देखा जाए मेन मीनिंग है हाउ टू गवर्न अ स्टेट, मतलब अपने नेशन को, जो स्टेट है, जो नेशन है, उसे कैसे गवर्न कर सकते हैं, कैसे उसे चलाया जा सकता है। ठीक है, उसमें रूल कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है? पहला है गवर्न अ स्टेट, नेशन को कैसे गवर्न करना है, समझ में आया? 3 ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जो भी विधान सभा है, जो भी सभा है, उसके बारे में बताया गया है। एग्जीक्यूटिव मीन्स रूल जो कर रहे हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, वो कैसे रूल कर रहे हैं, जो शासन है वो कैसा होना चाहिए, वो है। और जुडिशरी मीन्स जो न्याय होता है, ठीक है, जस्टिस, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पावर्स और फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो मिनिस्टर्स हैं या जो गवर्निंग बॉडी है, उसकी पावर क्या है, उसकी लिमिटेशन कितने हैं, उसके फंक्शन क्या है। जैसे कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, उनका फंक्शन क्या है, वो है। उनकी पावर्स क्या है, वो क्या, उनके पास कितनी कितनी पावर है, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, और है लिमिटेशन, एक लिमिटेशन है। सीएम 5 इयर्स के लिए है, प्रेसिडेंट है, तो ये एक लिमिटेशन है। और भी लिमिटेशन है कि कोई जो भी गवर्निंग बॉडी है वो कितना गवर्न कर सकती है। ठीक है, उनके पास, उनके हाथ में कितनी पावर है। नेक्स्ट है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। जो लोग हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। क्लियर हुआ? क्या क्या है? गवर्न अ स्टेट, 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस, फिर लिमिटेशन और राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये असेंबली जिसमें कई ढेर सारे मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है, फिर उनकी हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रपोजल 16 मई 1946, 16 मई 1946 में प्रपोजल आया है कैबिनेट मिशन का कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, एक प्रपोजल क्या आया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब जो एक मीटिंग करके कई ढेर सारे मेंबर्स को इलेक्ट करके तब फिर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितने मेंबर्स हैं उन्हें अलग अलग वर्क के लिए बांट दिए, फिर डिबेट किए, जो ठीक लगा, मतलब जैसा होना चाहिए था, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए। समझ में आया? इट्स कॉम्पोजिशन देखते हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना रहे थे तो कितने मेंबर्स थे? 389 टोटल मेंबर्स। ठीक, जिसमें से 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब अपने ही नेशन के थे। ठीक है, 93 मेंबर्स कहाँ के थे? अपने ही नेशन के थे, अपने इंडिया के थे, जिसे प्रिंसेस ने चुना था। ठीक है, प्रिंसेस ने उन्हें चूज किया था। नेक्स्ट है इलेक्शन टू रिमेनिंग 296 सीट्स।
ये जो 93 मेंबर्स थे, इन्हें इलेक्शन से नहीं चूज किया गया था। इन्हें कौन चुने थे? जो वहाँ के प्रिंसेस थे, ठीक है, जो उस टाइम पे प्रिंसेस थे उन्हें चुना गया था। इलेक्शन टू रिमेनिंग 296 सीट्स, जो मतलब 93 मेंबर्स को तो प्रिंस ने चूज कर लिया, फिर जो 296 सीट्स बची 389 में, उसमें इलेक्शन किया गया, ठीक है। इलेक्शन किए 296 सीट्स का जुलाई 1946 में, एंड ऑफ जुलाई मतलब जुलाई के लास्ट में इलेक्शन किया गया जुलाई 1946 में, ये 296 सीट्स का, जिसमें 210 सीट्स थी किनकी, मतलब नॉर्मल जनरल सीट्स थी, उसमें कोई भी इलेक्शन लड़ सकता था, जिसमें से 210 सीट्स में 201 सीट किनकी मिली? कांग्रेस ने जीत लिया, ठीक है। मीन्स 210 सीट्स में 201 सीट्स कौन जीत लिए? कांग्रेस। फिर मुस्लिम लीग की सीट कितनी थी? 78, जिसमें से 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीत ली। समझ में आया इतना? इसके बाद इतने सीट्स जीत लिए, इतने मेंबर्स बन गए। फिर 15 अगस्त 1947 में, मतलब जब पार्टीशन हो गया था इंडिया का, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, कब? 15 अगस्त 1947 में। तब फिर इनका मतलब 389 मेंबर्स थे, उनसे रिड्यूस करके कितना कर दिया? 308 मेंबर्स कर दिए, ठीक है। समझ में आया? इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद, उससे पहले कितने मेंबर्स थे? 389। जब इलेक्शन करके टोटल फिर कितने बाद में रिड्यूस कितना कर दिए? 308 मेंबर्स को, मतलब रखे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स रहेंगे? 308 मेंबर्स। समझ में आया? आ रहा है इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स कौन कौन से थे? जैसे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और भी बहुत से थे, ठीक है। 308 थे पूरे। लेकिन ये जो है ये कौन थे? इंडियंस थे, सब इंडिया के थे, ठीक है। और भी थे, इंडिया के बाहर से भी मेंबर्स थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही थे, इंडिया के बाहर से, क्योंकि उस टाइम पे भी बाहर के लोग थे, फॉरेनर्स भी थे, उसमें से कुछ फॉरेनर्स मेंबर्स भी थे, जिसमें ये कुछ इंडियंस हैं और भी बहुत से हैं जिनका बहुत ढेर सारे नाम है, ठीक है। इसमें से कुछ नाम देख लीजिए। फिर है स्टेटस। स्टेटस ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, मतलब जो वहाँ पर जो सीट्स थी वो इंडिया में कितने स्टेटस में बांट दिया, मतलब जैसे कैटेगरी अलग अलग है ना, हिंदूज के कितने सीट्स थी, मतलब हिंदूज के कितने मेंबर्स थे, सिख्स के कितने थे, क्रिश्चियन के कितने थे, तो वो है 210 थी, जिसमें से 155 हिंदूज थे, मतलब हिंदू थे 155, 30 शेड्यूल कास्ट के थे, 4 सिख थे, 6 इंडियन क्रिश्चियन थे, ठीक है। 6 इंडियन क्रिश्चियन थे, क्योंकि इंडियन क्रिश्चियन, क्योंकि जो इंडिया के क्रिश्चियन थे, इसके अलावा जो बाहर के भी क्रिश्चियन थे, जो यहाँ पर फॉरेनर्स, जो अंग्रेज लोग थे यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो वहाँ के ब्रिटिशर्स जो थे उनके भी क्रिश्चियंस थे। लेकिन ये जो 6 मेंबर्स इसमें हैं वो यहाँ के थे? इंडियन क्रिश्चियन थे, ठीक है। 5 बैकवर्ड क्लास के थे, 3 एंग्लो इंडियंस, 3 पारसेस और 4 मुस्लिम्स। 3 एंग्लो इंडियंस क्या है? जिनका रिलेशन मतलब इंडिया में है और जिनका रिलेशन बाहर दूसरे जगहों से भी है, ठीक है। ब्रिटिश से भी रिलेशन है और इंडिया से भी उनका रिलेशन है, वो एंग्लो इंडियंस है। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट वर्क। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
वर्क कैसे हुआ वो देखते हैं। इलेक्शन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट, सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया गया। स्टार्टेड वर्क ऑन 9 दिसंबर 1946 विद डॉक्टर सच्चिदानंद एज इंटरिम प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वर्क स्टार्ट हो गया कब से, 9 दिसंबर 1946 से। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वर्क होना स्टार्ट हो गया और डॉक्टर सच्चिदानंद को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इंटरिम प्रेसिडेंट मीन्स टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बनाए थे, टेम्पररी बनाए थे। क्यों बनाए थे, इसलिए कि जब तक कोई दूसरे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दूसरे प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक उसकी देखभाल कौन करेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, फिर जल्द ही इलेक्शन हुआ और उसमें इलेक्ट किए गए। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कौन इलेक्ट हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट है नेहरूज ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू के कुछ रिजोल्यूशंस थे। रिजोल्यूशन मीन्स उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ आइडियाज़ रखे थे, कुछ प्रस्ताव रखे थे कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सॉवरेन रिपब्लिक उनका मतलब ये थॉट्स थे कि इंडिया भी कभी भी सॉवरेन रिपब्लिक मतलब इंडिया पर कोई दूसरी बाहर की कंट्री या बाहर के जो लोग हैं वो हमारे नेशन को, हमारे इंडिया पर रूल ना कर सके। ठीक है, मतलब सॉवरेन मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल पावर वहाँ पर रूल ना करे। ठीक है, समझ में आया। और क्या था, सेफ गार्ड टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। और इनके रिजोल्यूशन क्या थे कि सेफ गार्ड टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़, जो बैकवर्ड क्लासेस थी उन पर भी ध्यान दिया जाए, उन्हें भी सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो बैकवर्ड क्लास के अलावा जो लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, उनकी तो सब हेल्प करते हैं, उनके पास काफ़ी पैसे हैं, वो बैकवर्ड क्लासेस से कई तरह काम करवाते हैं। तो मतलब ये कहे हैं कि बैकवर्ड क्लास को भी उतना ही राइट्स उन्हें भी मिलना चाहिए जो राइट्स अपर क्लासेस को मिले। ठीक है, उन्हें भी सेफ गार्ड्स प्रोवाइड, उन्हें भी हेल्प मिलनी चाहिए, उन्हें भी डिफेंस मिलना चाहिए जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। मेक पीस, और हमें एक साथ मिल करके अपने इंडिया को पीस मीन्स शांति बनाए रखना है। ठीक है, फिर है और क्या क्या थे, ये थे जस्टिस है, सोसाइटी है, सोशल इकोनॉमिक, मतलब कोई भी चीज़ें जो भी लॉ हैं वो सबको, जो इक्वालिटी है वो सबको इक्वल होनी चाहिए। मतलब जितने पावर, जो चीज़ें अपर क्लासेस को दी जा रही है वो बैकवर्ड क्लासेस को भी इक्वल ही देने चाहिए। जो राइट्स हैं, ठीक है, जो अधिकार है अपर क्लासेस को वही बैकवर्ड क्लासेस को भी मिलने चाहिए। उसमें कास्ट, जेंडर, एज, ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहिए। जो इक्वालिटी और दूसरे लोगों के लिए है वही इक्वालिटी सबके लिए होनी चाहिए। मतलब इक्वालिटी मीन्स मतलब राइट्स जो है, ठीक है, जितने भी राइट्स दूसरे लोगों के हैं उतने ही राइट सबको मिलने चाहिए। समझ में आया। रिजोल्यूशन पास्ड ऑन जनवरी 22, 1947। 22 जनवरी 1947 को ये रिजोल्यूशन, मतलब जवाहरलाल नेहरू के जो रिजोल्यूशन थे उन्हें पास किया गया। पास करने का मतलब जब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई, फिर काफ़ी मतलब ज़्यादातर मेंबर्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया,
तब जा कर के इसको पास किए और फिर कहें कि मतलब हाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाएगा। समझ में आया? कब? 22 जनवरी 1947 में नेहरू के रिजोल्यूशन पास हुए। समझ में आया इतना? नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको 14 कमेटी और 4 सब कमेटी, मीन्स 14 कमेटी में हर एक कमेटी में 4 कमेटी डिवाइड कर दिए। 14 कमेटी और 4 सब कमेटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिवाइड कर दिए। हर एक कमेटी का अपना अलग अलग वर्क था, ठीक है, और उसमें अलग अलग चेयरमैन थे, अलग अलग मेंबर्स को चूज किया गया था। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी वो कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे 29 अगस्त 1947 में बनाया गया था, ठीक है। उस कमेटी को नाम दिया गया था, उस कमेटी को बनाया गया था कब? 29 अगस्त 1947 में। हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इट्स चेयरमैन। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, मीन्स जो भी पूरा उस चीज़ पर जो पूरा मतलब मेन हेड होते हैं उसका, जो क्या से मतलब जो पूरा उसका देखभाल करते हैं, जो उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, उस पर नज़र रखते हैं, वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ और मेंबर्स थे, जैसे गोपाल स्वामी अय्यनगर, के.एम. मुंशी और भी कई लोग थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स थे। 21 फरवरी 1948 प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट। 21 फरवरी को 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रेजेंट की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आया? पासेज मीन्स ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो उन्होंने एक्ट्स बनाए थे, जो उनके जितना उनका वर्क था वो पास कैसे किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। डिबेट फ्रॉम 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। जब इनकी रिपोर्ट आई, इन्होंने रिपोर्ट रखी 21 फरवरी 1948 को। इसके बाद का मतलब रखी रह गई, मतलब पहली रिपोर्ट इनकी 21 फरवरी को आई थी। इसके बाद बहुत सी रिपोर्ट आई इनकी, बहुत से इन्होंने वर्क किया ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने। फिर जो जब फाइनल हो गया सारा वर्क उनका, तब फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक उस चीज़ के बारे में जितना भी उन्होंने वर्क किया था उसके बारे में डिबेट हुई। जितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके बीच में डिबेट हुई, उसको एक्सेप्ट किया गया, तब उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाया गया। फाइनल डिस्कशन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 में। मतलब 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक उस जितना वर्क किए उस पर डिस्कशन किए, डिबेट किए। कुछ चीज़ें जो नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में रखने लायक उसको हटा दिए, कुछ चीज़ रखे, फिर उसमें भी फाइनल किए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उतनी आसान चीज़ नहीं थी, ठीक है, उतना नॉर्मल नहीं था। इस वजह से फिर से उस पर डिबेट हुई। जो फाइनल डिस्कशन था वो कब था? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। उसे एक्सेप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको कब लागू किए हैं? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किए हैं। क्यों किए हैं वो भी देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। डेट ऑफ एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन को कब इन्फोर्स्ड किया गया था, मतलब कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन गया था, ठीक है, 1949 में, तब उसको बन के तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जनवरी में क्यों इन्फोर्स किया गया? ये देखते हैं। इसका रीज़न है कि लॉर्ड इरविन announced in October 1929 Dominion States for India Round Table Conference। लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में 1929 अक्टूबर में इन्होंने अनाउंस्ड किया डोमिनियन स्टेटस के लिए। अनाउंस्ड किया मतलब एक ये कहा डोमिनियन स्टेटस, इंडिया का डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, इसके पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, खुद के रूल्स होने चाहिए, और ये इंडिया जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। और फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिसके लिए हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठाना है, एक कॉन्फ्रेंस करनी है। कौन सी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस का नाम इन्होंने दिया था, लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस में हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, जो कांग्रेस के लोग थे, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कुछ टाइम बाद फिर 1929 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जब प्रेसिडेंट थे, जब उनकी प्रेसिडेंसी थी, तब लाहौर कांग्रेस ने फॉर्मलाइज्ड किया पूर्ण स्वराज, ठीक है। लाहौर कांग्रेस के लोगों ने फॉर्मलाइज्ड किया, में शेप दिया, उन्होंने अनाउंस किया, एक तरह से कह लें, किस चीज़ को? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है, जो हमारा नेशन है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। इस पर, इंडिया पर, हमारे नेशन में कोई दूसरी एक्सटर्नल पावर्स गवर्न ना कर सके। कब? 1929 दिसंबर में लाहौर कांग्रेस ने फॉर्मलाइज्ड किया पूर्ण स्वराज। इसके बाद 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 में बहुत से लोगों ने, मतलब इंडिया के लोगों ने प्लेज की, शपथ ली, प्रतिज्ञा की कि हमें अपने इंडिया को, अपने नेशन को इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। कब किए हैं? 26 जनवरी 1930 में सारे लोगों ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने सबने प्लेज किया, ठीक है, शपथ ली कि हमें अपने नेशन को, अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट करना है। इस वजह से उस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को ही इन्फोर्स्ड किए हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक तरह से इस डेट को भी, इस दिन जिस दिन सब लोगों ने प्लेज की, उस दिन भी मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंस की तरफ लोग बढ़ गए थे, ठीक है। समझ में आया? रीज़न समझ में आया कि 26 नवंबर को जब रेडी हो गया था 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किए, इन्फोर्स्ड किए, इस वजह से। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? नोट करिए। हम नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहला तो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया के हैं, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ें हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और उसको हमें इंडिया पर ही, मतलब जो इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे अपने में ही सॉर्ट आउट करना है। जो भी इक्वालिटी है, मीन्स जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो हम लोगों को मिलेंगे और हमारा पूरा उस चीज़ पर अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है सोवरेन। सोवरेन मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई भी मैटर हो हमारे इंडिया में, कोई भी आपस में ही मैटर है, इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो, उसको हमें किसी एक्सटर्नल पावर की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। हेल्प लेने का मतलब ये है कि
कोई दूसरी मतलब इंडिया के बाहर के जो रूलर्स हैं, जो दूसरी पावर है, वो हमारे मैटर में इन्वॉल्व ना हो, ये है, ठीक है। उसको हम आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट है कि जो भी वेल्थ है वो हमारे सोशल में जो भी लोग हैं सोशली ही हो रहा है, जो इंडिया के लोग हैं उन्हीं की वजह से वेल्थ इनकम हो रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो ओनरशिप है, ठीक है, मतलब कोशिश ये करें कि हम अपने लैंड में ही इंडस्ट्रीज़ बनाएं, अपने ही नेशन में इंडस्ट्रीज़ बनाएं और जो लोग हैं उनसे हेल्प लें, जिससे उन्हें भी रोजगार मिल सके, उन्हें भी काम मिल सके और उन्हें भी कुछ वेल्थ, मतलब उन्हें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प उन्हें भी हो जाए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है कि जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनके पास पूरा राइट है कि वो अपने गवर्नमेंट को चूज़ कर सके, जो भी रूलर्स हैं उसे चूज़ कर सके, उन्हें वोट दे सके, इलेक्ट कर सके, ठीक है, ये राइट है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। इसका मतलब है कि कोई स्टेट है, उस पर जो गवर्नमेंट चूज़ किए जाए वही रूल करे, हेरिडेटरी सिस्टम ना हो। हेरिडेटरी सिस्टम मतलब जो पहले राजाओं में होता था, किंग्स में होता था कि किंग है, देन उसके नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो उसके सन है, वो रूल करेंगे, वो किंग हो गए, नेक्स्ट उनकी जो जनरेशन आई, जो उनके सन आए, वो रूल करेंगे। तो ये सिस्टम नहीं, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है। इस पे जो लोग इलेक्ट करेंगे, जिस गवर्नमेंट को, जिन लोगों को चूज़ करेंगे वही उस स्टेट में रूल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस सबको इक्वली मिलना चाहिए, मतलब वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक बराबर जस्टिस मिलना चाहिए, मीन्स न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी। इसका मतलब है कि जो लोग हैं उनके अंदर जो भी थॉट्स हैं उसको इजीली, मतलब सामने रख सकते हैं, अपने थॉट्स को, जो उन्होंने सोच रखा है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, उसमें कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ों पर डिपेंड ना हो करके जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो कोई भी लोग हो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लास्ट है फ्रैटर्निटी। इसका मतलब है कि जो हम लोग एक ही फैमिली से हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, इसलिए हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ये फ्रैटर्निटी का मतलब है। क्लियर हुआ? प्रियम्बल में आपकी बुक में भी पूरा लिखा हुआ है। ज़्यादातर कुछ NCERT's बुक होती है, उसमें भी फ्रंट पेज में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। कौन कौन सी? वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। क्लियर हुआ इतना? यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।